Now discuss the Langevin theory of diamagnetism. लेंजीविन ने डायमैग्नेटिज्म के बारे में क्या उसने थ्योरी बताया, उसका डेरिवेशन हम पहले भी जानते हैं कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी में ही पाई जाती है जिसमें कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, सो दैट ड्यू टू द म्यूचुअल अपोजिट स्पिन उनमें एक तो पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में अपोजिट होने के कारण से जो नेट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है. So according to the Langevin theory, in the absence of external magnetic field, each atom of diamagnetic substance has the vector sum of magnetic moment of all the electronic orbit equal to 0. वो सब एक दूसरे को in the absence of यदि मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से सब एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, टोटल डायपोल मोमेंट जो हमारा जीरो हो जाएगा. लेकिन जैसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए लॉरेंज फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ मोशन. तो एक लॉरेंज फोर्स फील करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाती है. एज कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी चेंज हो जाएंगे. दस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज नॉट जीरो, जबकि उसमें इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जीरो जाता था. बट नेट मैग्नेटिज्म मोमेंट इज इंड्यूस इन द एटम अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो भी इंड्यूस हो रहा है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है. वैसे भी जो हम डेफिनेशन बोलते हैं कि जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है. तो वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की जा रही है. तो इसी थ्योरी के बेहाथ में हमको निकालना है कि डायमैग्नेटिज्म की क्या थ्योरी हो सकती है, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग में क्या उसका आउटपुट निकलता है. तो लेट अस कंसीडर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सर्कुलेटिंग इन ए डायमैग्नेटिक एटम एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सपोज ओमेगा नॉट है. ओमेगा नॉट हम लेके चल रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. रेडियस जो है आपका क्लियर कट रेडियस स्मॉल आर हो गया जिस है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी विदाउट फील्ड में उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, उसके चारों जैसे घूम रहा है उसके रेडियस आर है. अब ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड. स्पीड जो है वो है v0 अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से वो घूमता है किसी भी चारों. तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो फोर्स Fe है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन में. तो कितना होगा फोर्स, कितना होगा Fe निकालना. सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है mv² अपन r. तो m e इसलिए लिख रहे इलेक्ट्रॉन के mv v0 लेके चल रहे हैं अपॉन r, ये हो गया mv² अपन r. तो v अपॉन r ये होता है, ठीक है. तो इसको हमको चेंज करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है v अपॉन r. हम जब निकालेंगे ओमेगा इजिकल टू लिखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू पुट अप करनी पड़ती है, ये सबको पता है. तो ओमेगा के बिहाफ पे हमको निकालना है, इसको चेंज करना है. न्यू इजिकल टू ओमेगा आर होता है फ्रीक्वेंसी जो है, न्यू इजिकल टू ओमेगा आर, ठीक है. और न्यू इजिकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई भी होता है. लेकिन यहाँ पे केस हमको डील करना है किसके बिहाफ पे, न्यू के बिहाफ पे. न्यू इजिकल टू ओमेगा. यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, न्यू जो न्यू ले रहे हैं, सॉरी न्यू के रूप में लिखेंगे तो न्यू इजिकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस चीज का भी यूटिलाइजेशन डेरिवेशन में होगा. अब जो यहां से चेंज करेंगे एम ई वी इजिकल टू क्या होता है, वी के हम लिखेंगे तो क्या होता है ओमेगा आर होता है. ओमेगा वी इजिकल टू ओमेगा आर. तो यहाँ वी स्क्वायर है, वी नॉट लिखेंगे तो ओमेगा आर. तो इसको पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर. तो आर से आर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर बचेगा. तो एम ई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर.
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर है? तो ईच रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन हैज ए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बट फॉर द एटम एज ए होल द ऑर्बिट आर रेंडमली ओरिएंटेड, सो द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कब? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हम यहां पे बोल रहे हैं व्हेन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इज अप्लाइड, ये हमने अप्लाइड किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, तो उस पर एक एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एडिशनल, जब हम इसमें करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, वो होता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, उसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा? एफ एम की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ई इंटू वी क्रॉस बी, इतना होता है। और ये कैसे लगता है? दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट राइट एंगल में रखता है, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके राइट एंगल से लगेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड के रूप में लिख लेंगे एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी, और v इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने बताया था ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा आर के रूप में लिख देंगे ई ओमेगा आर बी। ये मैग्नीट्यूड के रूप में है, याद रखना। ऊपर हमने क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्शन लिया था, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दिया था हमने, ओमेगा आर हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यानी कि लॉरेंज फोर्स, जब हम लॉरेंज फोर्स लगेगा तो क्या होगा? हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के कारण से उनके एंगुलर वेलोसिटी जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो घटेगी या बढ़ेगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो ओमेगा और ओमेगा नॉट भी डिफरेंट हो जाएंगे दोनों को। तो दिस चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विथ साइन में बी कैलकुलेटेड बाय यूज द फेराडे लॉ। हम फेराडे लॉ यूज कर लेंगे। तो फेराडे लॉ क्या बोलता है कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, तो उसका ईएमएफ जो होगा इंड्यूस ईएमएफ कितने के बराबर होता है? ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है। तो दिस ईएमएफ रिजल्ट in an electric field E which act tangentially to the direction of electronic motion, उसके टेंजेंशियली लगेगा, किनारे से होते हुए निकल जाएगा। तो ये कितने के बराबर होता है? फील्ड जो E होता है, हम कैपिटल E निकालते हैं, वो एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई r के इक्वल होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूटन लॉ के अनुसार निकाल सकते हैं हम। न्यूटन लॉ का क्या है? न्यूटन एम ई इलेक्ट्रॉन डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं ई यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और E यहां पे क्या है? E की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? E की वैल्यू ऊपर से पुटअप करेंगे। ठीक है, ऊपर जो हमने लिया 2 पाई आर एप्सिलॉन वाला, तो ये हो जाएगा ई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ। तो यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से आप ले लीजिए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? एम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हमारा इस ढंग से न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि अब यदि फील्ड चेंज हो जाए, तो चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो चेंज इन फ्लक्स वो कितना दिखाना पड़ेगा? डेल्टा फाई हमको निकालना। फ्लक्स में चेंज हो रहा है पाई आर स्क्वायर बी। तो ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स लीनियर वेलोसिटी वो भी चेंज होगी। तो वो कितनी होगी लीनियर वेलोसिटी? इक्वेशन नंबर ऊपर जो हमने लिया है उस इससे पहले वाला इक्वेशन लिया, उसके हम इक्वेशन क्या लिया था? एम डी वी अपॉन डी टी से। वहां से हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन लिया था वो इक्वेशन था m e dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस e 2 पाई r d फाई अपॉन dt। तो यहां पर से हमको चेंज निकालना है, डेल्टा v निकालना है। डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस e 2 पाई r m e, ओके, डेल्टा फाई। ठीक है, और डेल्टा फाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, ऊपर से यहां से देखेंगे तो e इज इक्वल टू 2 पाई r m e, डेल्टा फाई की वैल्यू पुटअप करिए, पाई r स्क्वायर b। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e r b अपॉन 2 m e। यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके कारण से। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर होता है। डेल्टा वी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा ई बी अपॉन 2me, ये आ गया। तो इस जो फ्रीक्वेंसी आई डेल्टा ओमेगा अपॉन ई बी अपॉन 2me, इसको बोलते हैं हम लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो दिस चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ए चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। हमने पहले ही बताया कि जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से उसके मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट इज कितना है, आई ए, वेयर आई इज द करंट, ए इज द एरिया ऑफ लूप होगा। तो डेफिनेशन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, एन ई की जगह पे तो एन इज इक्वल टू न्यू, जो हम करंट निकाल रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। जनरली आई इज इक्वल टू होता है ओमेगा, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले वाले केस में। ठीक है, तो यहां से अब हमको निकालना है कितना हो सकता है। ये डेफिनेशन करंट इतनी आ रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है। ठीक है, तो ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई ए क्या, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ई आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये इक्वेशन आ गया, राइट। तो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज बाय डेल्टा ओमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, ई आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन 2। और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, तो ई आर स्क्वायर अपॉन 2 ये तो लिखा जाएगा, वो कितना है, माइनस ई बी अपॉन 2me। ऊपर वाले इक्वेशन से आप देख सकते हैं, वो इक्वेशन आपको यहां दी हुई है ये, तो यहां से हमने लिखा 2me। ठीक है, इसको जब सॉल्व करें तो टोटल इक्वेशन हमारी निकल के आई, डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारी निकल के आई माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4me। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो चेंज हुआ है वो इतना निकल के आया। उसमें भी निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द negative sign indicate that the induced magnetic moment delta m is always opposite to the direction of applied field. So this bring out the intrinsic nature of diamagnetic. An induced effect is always opposite to the inducing effect. तो अब हम ये मान के चल रहे हैं, कंसीडर करेंगे, सपोज मान लो कि एक एटम कंसीडर करके चल रहे हैं, 2 रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल मोमेंट अपोजिटली ओरिएंटेड है, तो इट हैज ए जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है यदि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस फर्स्ट रिंग इज टू द डिक्रीज द मोमेंट ऑफ द रिंग एंड इंक्रीज दैट अपोजिट डायरेक्टेड टू द रिंग। रिजल्ट में क्या होगा हमको देखना पड़ेगा कितना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, अलग अलग केस के लिए हम लेके चलेंगे, सिमेट्रिकली यदि डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सपोजिंग दैट कि द ऑर्बिट हैव ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड, बहुत सारे हैं। तो टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑफ डायमैग्नेटिक एटम, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द आर स्क्वायर कितना होगा, आर एवरेज जो निकाल रहे हैं।
वैल्यू जो है आर की। तो आर स्क्वायर को हमको निकालना है, मीन वैल्यू कितनी होगी ऑर्बिट की, जो रेडियस के निकाल रहे हैं आर। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो इसके लिए हमको मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मीन वैल्यू के लिए कितनी उसके कैपेसिटी होगी उसको निकालने का तरीका। तो मीन वैल्यू के लिए हमको निकालना है कि इफ एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ऑर्बिट और रेडियस आर हो तो कितना होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन वैल्यू निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई बार स्क्वायर एंड जेड बार स्क्वायर, इतना हो गया। स्फेरिकली सिमेट्रिक है यानी कि तीनों बराबर होंगे, एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, तीनों बराबर है यानी कि कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3 हो गया। तीनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड मोलिकुलर, तो उसके हम तीनों को बराबर कर देंगे तो आर स्क्वायर बाई 3 हो गया। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड सपोज जेड डायरेक्शन में है, इफ द फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में होगा तब आर स्क्वायर बार जो हम निकालेंगे आर स्क्वायर बार विच रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ एन एटम परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं अब। तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा एक्स, अब जेड तो होगा नहीं, कोई जेड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो जेड हम लेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 3, दोनों की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे तो कितना आएगा 2 आर स्क्वायर बाई 3। आर क्या है, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे एम, एम इज इक्वल टू पहला ई हमने निकाला था ई स्क्वायर बी अपॉन 4m ई सिग्मा आर बार स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बी अपॉन 4m ई, ठीक है, इनटू जेड, जेड हम जहां पे जेड क्या है एटॉमिक नंबर होगा तो जेड ले लेते हैं, जेड इंटू 2r स्क्वायर अपॉन 3, जेड हमारा क्या है एटॉमिक नंबर होता है, जो भी हम ले रहे हैं जेड की बात, हम जेड यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इन एन एटम एटॉमिक नंबर जेड देयर आर ए जेड इलेक्ट्रॉन, हेंस वी मस्ट कंसीडर जेड इज अ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ठीक है। तो कोई टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एम इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 6m ई, इतना आ गया। इफ द सबस्टेंस कंटेन स्मॉल n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी, कैपिटल एम निकालेंगे तो माइनस स्मॉल n जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 6m ई इंटू बी, बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 0 एच होता है, तो माइनस एन जेड ई स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 6m ई म्यू नॉट एच, ठीक है। तो m अपॉन एच, इस h को हम इधर ले आए तो m अपॉन एच कर दें, m अपॉन एच किसके बराबर होता है काई के बराबर होता है, तो m अपॉन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, एन जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 6m ई। तो ये इक्वेशन क्लियर करता है कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव, निगेटिव में आ रहा है और वैसे भी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आल्सो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, एंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इस ढंग से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो इसी ढंग से पूछा जाता है कि क्वेश्चन जो इसमें मेंशन आपके एग्जाम में आएगा तो वो कि पूछेगा कि डिस्क्राइब द लेंजविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड शो दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस ढंग से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ये ना पूछे कि लेंजविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म प्रूव करो, तो उसको ये भी प्रूव कर देता है कि डायमैग्नेटिज्म जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हो गई लेंजविन थ्योरी ऑफ